अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं सुबह की सोच। मेरे साथ है गज़ल अशरफ और मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुशामदीद सुबह की सोच में। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। और आजकल थोड़ी सी धूप चल रही है, लेकिन आगे बारिशें भी होने वाली हैं। लेकिन अब ये बारिशें और धूप के सीज़न में स्टोरीज भी कुछ ऐसी ही सामने आ रही हैं। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं डेंगू वायरस से, क्योंकि इस्लामाबाद में डेंगू वायरस फैलने लगा है और गुज़श्ता 24 घंटों में 12 नए मरीज सामने आ चुके हैं, जो मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज है। दही इलाकों की बात की जाए तो वहाँ से 11 और शहरी इलाकों से बात की जाए तो 1 मरीज रिपोर्ट हुआ है, जबकि रावल से 5 केसेस सामने आई। तरलाई की बात की जाए तो वहाँ से 2 और दीगर इलाके उनमें से एक केस सामने आया है। और डेंगू सर्विलेंस टीमों ने 151 मकामात का मुआयना भी किया और 11 मकामात को डेंगू हॉटस्पॉट करार दे दिया गया है, जबकि मुतासरा मकामात पर फौरी हिफाजती इकदाम भी किए गए हैं। जबकि इंतजामिया की जानिब से इस्लामाबाद में 31,000 से ज़ायद इंसदादी डेंगू सरगर्मियाँ भी शुरू कर दी गई हैं और 17 मरीजों के घरों के तरफ 813 मकानात में स्प्रे और इकदाम भी हो रहे हैं। इसके साथ साथ इंतजामिया की जानिब से ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि मच्छरों की अफजाइश रोकने के लिए सख्त कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। बिल्कुल ऐसी गज़ल, जिस तरह आपने कहा कि बारिशें आती हैं तो साथ कभी कभी ज़हमत बन जाती हैं, सैलाब भी होता है और फिर इन्हीं बारिशों की वजह से कभी कभार हमें डेंगू का सामना भी करना पड़ता है। हुकूमत अपना काम कर रही है, वो स्प्रे भी कर रहे हैं, वो आपकी हिफाजती तदाबीर के हवाले से भी बताएंगे और डिफरेंट वो आगाही इस हवाले से भी मुहिम भी चल रही है। लेकिन आपने करना ये है कि किसी भी जगह पे, अपने घर की जगह पे आपने खुले पानी को नहीं छोड़ना है। खुला पानी अगर हो एक तो अगर आप उसको साफ़ कर सकते हो साफ़ कर लीजिए, या अगर उसको डाम सकते हैं तो डाम लीजिए। ये 2 चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप डेंगू से दूर रहेंगे और ये आपको करना चाहिए अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने प्यारों के लिए। क्योंकि जितना गवर्नमेंट के एंड से हो सकता है वो कर रही है और जितना आप करेंगे वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है। आपने खुद ही रहना है, आपकी सेहत के लिए होगा। बिल्कुल ऐसे ही गज़ल। और ये मेरा ख्याल है कि अगर ये खुद करेंगे तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। एक तरफ से गवर्नमेंट एफर्ट करेगी, एक तरफ से आप एफर्ट करेंगे, तो डेंगू वायरस से हम छुटकारा पा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं ख़वातीन और हज़रात। दुनिया भर में साइबर सिक्योरिटी की अहमियत रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। एक गलती या कमज़ोरी किसी भी बड़े इदारे को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है और ऐसे में जब दुनिया की सबसे बड़ी खिलाई तहकीकाती एजेंसी नासा की सिक्योरिटी में एक संगीन खामी सामने आए तो हर कोई हैरान हो जाता है। तो इसको ठीक करने वाला कोई अमेरिकन माहिर नहीं था, बल्कि इस खामी को ठीक किया एक पाकिस्तानी नौजवान ने और उस नौजवान का नाम है अली रज़ा। वो एक माहिर सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं और एथिकल हैकर हैं। हैकर्स में भी 2 क्लासेस होती है, एक अनएथिकल होते हैं, एक एथिकल होते हैं। अली रज़ा ने नासा के सिस्टम में एक ऐसी क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी दरियाफ्त की जो अगर किसी गलत हाथों में लग जाती है तो नासा के डाटा, मिशंस और आलमी तहकीक को शदीद नुकसान पहुंच सकता था। लेकिन अली रज़ा ने गैर जिम्मेदारी नहीं दिखाई और जिम्मेदाराना हैकर्स की तरह उन्होंने इस कमज़ोरी को उसको बेचने या फिर नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की और पूरी जिम्मेदारी के साथ इसे नासा के VDP वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोजर प्रोग्राम के तहत रिपोर्ट किया है। और इनकी इस पेशावराना दरियाफ्त, दयानतदारी और शफाफियत को नासा ने खुले दिल से सराहा और नासा ने न सिर्फ अली रज़ा के इस कारनामे को तस्लीम किया, बल्कि एक सरकारी खत के जरिए उनकी महारत, एथिकल लीडरशिप और आलमी साइबर सिक्योरिटी में उनके किरदार की तारीफ की। और ये एजाज़ सिर्फ अली रज़ा के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र का लम्हा है। बिल्कुल जी, अली रज़ा को हम अपने प्लेटफॉर्म से मुबारकबाद भी देते हैं। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी वीकनेस थी जिसको डिस्कवर किया है अली रज़ा ने, और ये एक बिग अचीवमेंट भी है। इंस्टेड ऑफ मिस यूज़ अली रज़ा ने उसको रिपोर्ट कर दिया नासा में। और इससे क्या है कि आप ये कहें कि इंटरनेशनली हम बहुत से बड़े नुकसानात से बच गए हैं। अब इससे क्या हुआ है कि अगर ये एक्सप्लॉइट हो जाती तो फिर हमारा सिस्टम जो है वो बिल्कुल ख़राब भी हो सकता था, फिर सेफ भी नहीं रहता और बहुत सी इंफॉर्मेशन भी हमारी जा सकती थी। इससे क्या हुआ है कि हमारा सिस्टम थोड़ा सा सेफ हो गया है और अली रज़ा ने अपनी महारत दिखाते हुए काम किया है। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको जिंदगी से रिलेटेड कुछ बातें बताती हूँ मैं आज, क्योंकि जिंदगी में सब हैरान है, परेशान है। बिल्कुल, ये जो आपने हैरान और परेशान की बात की है ना, इसी को मैं आगे लेकर चलूंगी, क्योंकि जिंदगी में सबके साथ अच्छे बुरे वाकयात पेश आते हैं। अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। और अच्छे वाकयात सोचकर हम अच्छा महसूस भी करते हैं और कुछ ऐसे बुरे वाकयात होते हैं जो ज़ाहिर है परेशानी का बाइस भी बनते हैं। और बाज़ दफ़ा तो इंसान के साथ कुछ ऐसे वाकयात या कुछ ऐसी यादें भी होती हैं जो वो चाह कर भी नहीं भुला पाता, और यही वजह है कि वो तल्ख यादें इंसान के जहन से नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से वो इंसान को दिमागी तौर पर काफ़ी नुकसान पहुंचाती है और हर वक्त इंसान क्या होता है कि परेशान रहता है। अब क्या हुआ है जी, अब साइंसदानों की जानिब से एक ऐसी पेशरफ्त की गई है जिससे दिमागी सेहत के मसाइल के इलाज में
मदद मिल सकती है, क्योंकि साइंसदानों ने दरियाफ्त किया है खुशगवार यादों को वापस लाना और बुरी यादों को मिटा देना अब बहुत ज्यादा मुमकिन हो गया है। एक तजुर्बे में मुहक्किकीन ने 37 शुरका से बेतरतीब अल्फाज को मनफी तस्वीरों के साथ जोड़ने को कहा और फिर बाद में उन्होंने बुरी यादों को कमजोर करने के लिए उनमें से आधे राबितों को तब्दील करने की भी कोशिश की। इसके साथ एक्सपर्ट्स ने क्या किया कि तजुर्बे में ये भी दिखाया गया कि हमारे तरीकाकार ने, एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि हमारे तरीकाकार ने लोगों के लिए बुरी यादों को याद रखना मुश्किल बना दिया और उसके बजाय उन्हें खुशगवार यादों के बारे में सोचने में भी मदद मिली है। साथ ही साथ उनकी जानिब से तहकीक में यह मुताला किया गया कि मनफी या मुस्बत के तौर पर दर्जाबंद तस्वीरों के डेटाबेस का इस्तेमाल किया गया और इन तस्वीरों में जख्मी और जंगली जानवरों और पुरअमन मनाजिर या मुस्कुराते हुए बच्चों जैसी खुशकुन तस्वीरें शामिल थी। बिल्कुल ऐसी है, दुनिया तरक्की कर रही है और आहिस्ता आहिस्ता आप इतनी तरक्की कर जाएंगे कि आप सिर्फ वही याद रखेंगे जो आपकी अच्छी यादें खुशगवार यादें हैं। और कुछ ऐसी यादें होती है जिनको कोई भी शख्स याद नहीं रखना चाहता, तो वो अगर आप भूल जाएंगे तो आप बड़ी पॉजिटिविटी के साथ जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और ये अभी सिर्फ 37 लोगों के ऊपर तहकीक हुई है, ये इसके बाद 3700 पे हो सकती है, 37,000 पे हो सकती है और अल्टीमेटली ये पूरी दुनिया में भी फैल सकती है। खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हुए हमने अगर चैट जीपीटी की बात की जाए गजल, तो उसको लेके काफ़ी ज़्यादा सवालात भी खड़े हो रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि चैट जीपीटी के साथ अब गपशप भी करते हैं। किसी ने उसको अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया है, किसी ने उसको अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है और कोई खुदकुशियां कर लेता है। और चैट जीपीटी अगर उनको अच्छा जवाब नहीं देगी तो वो उस पर भी अब दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। तो इसके लिए काफ़ी कुछ अब नया आ रहा है। ओपन एआई ने उन कम उम्र सार्फिन के लिए चैट जीपीटी पर नई पाबंदियां लगाने का ऐलान किया जिनकी उम्र 18 साल से कम है। मारूफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन ने चैट जीपीटी के सार्फिन के लिए नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया जिनमें कम उम्र यानी 18 साल से कम उम्र अफराद के साथ चैटबॉट के इस्तेमाल में नुमायां तब्दीलियां की गई हैं। नई पॉलिसी के तहत चैट जीपीटी को बच्चों से बात करते हुए जिनसी नौयत की गुफ्तगू और खुदकशी से मुतालिक बातचीत में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की तरबियत दी जा रही है। और अब 18 साल से कम उम्र सार्फिन के साथ ये फ्लर्टी गुफ्तगू नहीं करेगा। ओपन एआई का मजीद कहना था कि वालिदैन को अब ये सहूलत हासिल होगी कि वो अपने बच्चों के लिए ब्लैकआउट आवर्स मुकर्रर कर सकेंगे, यानी ऐसा वक्त जिसमें बच्चों को चैट जीपीटी दस्तयाब नहीं होगा। याद रहे कि ये फीचर पहले मौजूद नहीं था और ये हमारे बच्चे वाली नस्ल के लिए बहुत ही अच्छा है। एग्जैक्टली अब कोई भी इनएप्रोप्रिएट और या फिर आप ये कहें कि हार्मफुल कंटेंट नहीं होगा, बल्कि अच्छी बातें होंगी, यूजफुल कंटेंट होगा बच्चों के लिए और सिर्फ उनको एजुकेशन से रिलेटेड मवाद मिलेगा, हेल्दी मवाद मिलेगा जिस पर वो बातचीत भी कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं या फिर उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह का सिक्योर एनवायरनमेंट की अब शायद बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ पर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है वहाँ उसके मसाइल, उसके चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं और ये चैलेंजेस काफ़ी हद तक बढ़ गए थे जिसको हमने डिफरेंट सेगमेंट्स में भी बात करके आपके सामने पेश किया, एक्सपर्ट के साथ भी हमने बात की। खैर आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलते हैं इंडिया, जहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है और आपको मज़ा आएगा सुनकर, क्योंकि भारत की रियासत गुजरात में पेश आने वाले एक अनोखे वाक़े ने न सिर्फ शहरियों को हैरान कर दिया बल्कि ट्रैफिक को भी घंटों के लिए मफलूज कर दिया। वडोदरा शहर में एक खातून ने महज 2 गोलगप्पों को ना मिलने के पीछे पूरी सड़क को उसने ब्लॉक कर दिया, धरना दे दिया उसने। एग्जैक्टली 2 होगा, मरना होगा, धरना होगा। या आप फुटेजेस में भी देख सकते हैं कि किस तरह से वो बेचारी रो रही हैं और 2 गोलगप्पे कम मिलने पर सड़क के बीच धरना दे डाला, जिसके नतीजे में ट्रैफिक जाम हो गई। और भारतीय मीडिया के मुताबिक खातून ये दावा कर रही थी कि जो गोलगप्पे वाला था उसने उसे 20 रुपए के एवज 6 के बजाय सिर्फ 4 गोलगप्पे दिए। और रोती और चीखती खातून का ये भी कहना था कि ये पहला मौका नहीं है, वो बार बार गोलगप्पे वाला आदमी उस खातून के साथ ऐसा ही करता है। और इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें खातून सड़क पर बैठी अपने साथ होने वाली नाइंसाफी बयान कर रही थी। और इस मंजर को देखकर जितने भी राहगीर थे और मोटरसाइकिल सवार थे उन्होंने अपने फ़ोन निकाले, एज यूजुअल उन्होंने वीडियो बनाई, जो वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और हम आपके सामने इसको पेश भी कर रहे हैं, जिससे मौका अब ये कहें कि मजीद उसी मौके पे हमने देखा कि बहुत सारे लोग आ गए, वहाँ पर रश लग गया। फिर जल्द ही सूरत हाल इस कदर बिगड़ गई कि ट्रैफिक का निज़ाम घंटों के लिए दरहम बरहम हो गया और पुलिस को इतला मिलने पर एहलकार मौका पर पहुंचे। पुलिस एहलकारों की बात कर रही हूँ और खातून ने पुलिस के सामने भी यही मुतालबा दोहराया कि उसे 2 गोलगप्पे मजीद दिलवाए जाए। ताहम पुलिस ने किसी न किसी तरह खातून को सड़क से हटवाया और ट्रैफिक उन्होंने बहाल कर दी। लेकिन इसके साथ ये भी आपको बता दूं कि अभी तक ये वाजे नहीं हो सका कि खातून का वो मुतालबा 2 गोलगप्पों वाला पूरा हुआ है। सोच रहा था कि अगर हम इंडिया से मैच हारे हैं ना तो इंडिया में इस वक्त सेलिब्रेट
सेलिब्रेट हो रहा होगा, लेकिन आपने जब ये गोलगप्पे वाली स्टोरी बताई है ना, तो उनके मसाइल भी हमारी तरह ही हैं। पूरी कौम सेलिब्रेट नहीं करती है, बल्कि वो गोलगप्पू में भी लड़े और गोलगप्पू में लड़ने के बाद वो अपनी रोड भी ब्लॉक कर रहे। और आपने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग हमें बात बताई है कि रोड घंटों तक ब्लॉक रही और घंटे बाद पुलिस आई। सो हमारी पुलिस भी इतनी तेज है जितनी नहीं इतनी तेज है जितनी इंडिया की है। सो मामलात सिर्फ हर तरफ ठीक है। कहने का मकसद ये है कि इंडिया के साथ सिर्फ हम क्रिकेट अच्छी नहीं खेल रहे, अदरवाइज गोलगप्पे के ऊपर भी उनकी रोड बंद हो जाती है। खवातीन हो जाता आगे बढ़ते हुए आपको लंदन लिए चलता हूँ, जहाँ पे ग्लासगो की रिहायशी 12 साल रेबिका यंग एक निहायत बासलाहियत और हमदर्द बच्ची है, जिसकी सोच ने जिद्दत को जन्म दिया। जब उसने अपनी आंखों से लोगों को सख्त सर्दी में सड़कों पर सोते देखा, तो उसने एक ऐसा बैग डिज़ाइन किया जो ना सिर्फ सोलर पावर्ड है, बल्कि खुलकर एक गर्म कंबल में बदल जाता है, ताकि बेघर अफराद को जान बचाने और हरारत फराम की जा सके। रेबिका की इस इजाद ने पूरे बरतानिया में शोहरत हासिल की और उसने 70,000 से ज़्यादा मुकाबला करने वालों को शिकस्त देकर प्राइमरी इंजीनियरिंग मैक रॉबर्ट मेडल जीत लिया है। और इनकी तहकीक को इंजीनियरिंग कंपनी ने अमली शक्ल दी है, जिसने 30 प्रोटोटाइप तैयार करके ग्लासगो की फलाई तंजीमों को फराम कर दिए हैं और मज़ीद 120 तैयार करने की मनसूबाबंदी भी की जा रही है। ये एक मिसाल है हमदर्दी और साइंस किस तरह दुनिया को बदल सकती है। रेबेका को टाइम मैगजीन की पहली गर्ल्स ऑफ द ईयर फहरिस्त में शामिल कर लिया गया, जहां उन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी में सिनफी रुकावटें तोड़ने और तब्दीली लाने वाली ताकत के तौर पर सराहा गया। और ये इस बात का सबूत है कि कम उम्री में भी हमदर्दी और जिद्दत के जरिए दुनिया में मस्बत तब्दीली लाई जा सकती है। एग्जैक्टली बिल्कुल आपने ठीक कहा। वेल डन रेबिका, आपने बहुत अच्छा काम किया। जितने भी होमलेसनेस लोग होते हैं या बेघर लोग होते हैं, उनके लिए उन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया। और उससे क्या होता है कि ये इजी टू कैरी है। आप जो बैग है उसमें फिट आ जाता है। इनके पास एक बैग होता है, उसमें फिट आ जाता है। उसमें बैटरीज लगी होती हैं जो कि सूरज की रोशनी से दिन को चार्ज होती हैं और फिर रात को क्या है कि वो हीट प्रोवाइड करती हैं ठंड से बचाव के लिए। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो रेबिका की जानिब से सामने आई है और इसको काफ़ी सराहा जा रहा है। और एक जिस तरह से आपने अपनी स्टोरी में बताया कि मजीद 120 तैयार करने के ऊपर भी काम किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी, को जितना भी सराहा जाए उतना ही कम है। तो ये थी आज की हमारी जी सोशल स्टोरीज। यकीनी तौर पर सबको पसंद आई होंगी। मुझे तो पसंद आई। हाँ, मुझे भी पसंद आई है, तो ज़ाहिर है फिर देखने वालों को भी आई होंगी। तो यहाँ पर लेंगे हम जी एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा असम्बली इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका पहुंच गए हैं और वज़ीर आज़म दौरा बरतानिया मुकम्मल करने के बाद वो अमेरिका पहुंचे हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास से वो खिताब भी करेंगे, जबकि दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म अपने खिताब में आलमी बरादरी की तवज्जो मकबूजा जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर मबजूल कराएंगे। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो गज़ा में जारी जो इंसानी बहरान है उसको भी उजागर करेंगे। और इसके साथ साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात होगी। इसके अलावा भी बहुत सी अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं, तो इन्हीं पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी पे बात करने के लिए साबिक एम्बेसडर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं अमेरिका के दौरे की बात करूं, आप क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आजकल जो इंटरनेशनली डेवलपमेंट्स हो रही हैं, सऊदीया के ऊपर हमला होगा, हमारे ऊपर हमला होगा, हमारे ऊपर हमला होगा, वो सऊदीया के ऊपर तस्वुर किया जाएगा, फिर चाइना अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत ही ज़्यादा मुस्तहकम हो रहे हैं, एंड दैट इज़ वेरी अनप्रेसिडेंटेड। मैंने रिसेंट पास्ट में 15-20 साल में ऐसा नहीं देखा है। सो इंटरनेशनली आप पाकिस्तान की पोजीशन को किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को जिस तरीके से कैलिब्रेट किया है, तो यकीनन उसके प्रोफाइल उसी हिसाब से बढ़ा है। और उसके लिए किसी मुल्क, किसी कौम की अगर फॉरेन पॉलिसी को आप कैलिब्रेट करते हैं, तो वो उस वक्त के हालातों वाक़यात को देखते हुए रिकैलिब्रेट किया जाता है। तो जब ये 10 मई को इख्तिताम हुई ये 5 रोज़ा जंग की, तो दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान की क़ुव्वत और सलाहियत क्या है, पाकिस्तान की कैपेसिटी क्या है कि अपने से
कई गुना ज़्यादा न्यूमरिकली अगर देखा जाए, आदाद के लिहाज से देखा जाए, उनके वेपन एंड इक्विपमेंट के लिहाज से इंडिया के देखा जाए, तो उसको जेर बार कर दिया एक मुल्क ने, तो उसकी इज्जतों नामूसो तकरीम में ज़ाहिर इजाफा हो गया। और साथ साथ फॉरेन पॉलिसी को जब इन्होंने अपने अहदाफ हासिल करने के लिए एफर्ट्स करना शुरू की पाकिस्तान ने, तो आपने देखा कि डेलीगेशंस भी भेजे, आपने देखा कि हर जगह पर पाकिस्तान की आवाज़ बड़ी नुमायां सामने आती गई, और पाकिस्तान की एक्सेप्टेबिलिटी, और नतीजतन आपने देखा कि हमारे तो 80 साल से सऊदी अरब से ताल्लुकात थे ना, मुख्तलिफ किस्म की हमारी कोलाबोरेशन कोऑपरेशन के एमओयूज और एग्रीमेंट पहले भी साइन है। हमने सऊदी अरब में फ़ौजें भी भेजी हैं, हमने सऊदी अरब की मदद भी की है, लेकिन ये इंस्टीट्यूशनलाइज किस्म का डिफेंस पैक्ट जिसका आपने इशारा किया, ये पहली दफ़ा हुआ है। और ये पहली दफ़ा इस तरह हुआ है कि इस पूरे खित्ते में इससे पहले कोई डिफेंस पैक्ट नहीं हुआ है किसी भी दो मुल्क का। इस वक्त तक 5 या 6 मुल्क हैं दुनिया में जिनका कि इस किस्म की डिफेंस अरेंजमेंट है यूएस के साथ। फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, स्पेन है, फिलीपीन है। तो इस तरह के ये 5-6 मुल्क हैं और कोई भी नहीं है। और नेटो तो मल्टीलैटरल फोरम है। मिसाल के तौर पर कल को अगर ओआईसी ये फैसला करे कि उनकी अपने चार्टर के मुताबिक और यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के मुताबिक वो मल्टीलैटरल फोर्स, मल्टीनेशनल फोर्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसकी इंटरनेशनल कानून में इसकी इजाज़त है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक दरवाज़ा खोला है सऊदी अरब और पाकिस्तान ने। गो के सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर और पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब, ये एक बहुत ही नुमाया बात हुई है। ये उस वक्त हुई है कि हमारे जो देरीना ताल्लुकात, बरादरली ताल्लुकात, हम अपने बहुत सारे बंधनों में बंधे हुए थे, लेकिन अब हम एक इंटरनेशनल कानून के मुताबिक ऑब्लिगेशन हम पर है कि अगर एक पर कोई बुरा वक्त आए तो दूसरा उसको संभालेगा, और दूसरे पे बुरा वक्त आए तो पहला उसको आके साथ खड़ा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सऊदी अरब जो कि दुनिया में बड़ी नुमाया किस्म की ताकतवर हैसियत रखता है अपनी मईशत के लिहाज से, और पाकिस्तान अपनी अस्करी क़ुव्वत के लिहाज से, ये दोनों क़ुव्वतों का संगम जब मिल गया तो आपने देखा कि अब दुनिया में हर जगह इसी की बात हो रही है। लेकिन सर तो एक चीज इस पे छोटा सा सवाल ले लीजिएगा, वो भी ऐड कीजिएगा। अच्छा, एक अभी एक्सपर्ट्स ये भी बात कर रहे हैं, जो आपने बजा फरमाया, जो भी आपने बातें की, लेकिन इसके साथ साथ जो अमेरिकन सिक्योरिटी गारंटी थी अरब स्टेट्स को, शायद उसमें वो डिसेप्शन फील कर रहे हैं कि उनको धोखा हुआ है इस वजह से। और अब ये भी बात हो रही है कि मजीद भी कंट्रीज इसमें शामिल होंगे, शायद इसलिए कि कतर पर अगर हो सकता है तो फिर हम पर भी हो सकता है। दैट्स व्हाई दे हैड टू डू दिस। जी हाँ, बिल्कुल। वो दरअसल अब की बारी किसकी बारी, 1 बाय 1 और 10 बाय 10 समझ आ गई इन ममालिक को। जीसीसी जो पेट्रो डॉलर से माला माल ममालिक हैं, उनको समझ आ गई कि भाई किसी वक्त भी किसी की बारी आ सकती है। और अगर इस खित्ते में कोई ब्रदर मुल्क है, कोई ताकतवर मुल्क और कवी मुल्क है, तो वो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान की तरफ निगाह गई। ये और बात है कि पाकिस्तान से किसी किस्म का मुआहदा होता या ना होता, पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए दामे दरहमे सुखने दिल से जान से हमेशा हाजिर रहा है। वहाँ होली मास्क है हमारे, वहाँ हमारी अकीदत और एहतराम है, बाकी हमारी बायलैटरल रिलेशंस के अलावा। लेकिन जब तक कि उसको इंटरनेशनल कानून की शक्ल न दी जाती, उस वक्त तक ये जो हम गुफ्तगू करते हैं कि एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर समझा जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता था। अब ऐसा ही है, और ये एक नया मोड़ आया है पूरी डिप्लोमेसी में, पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी में एक नया मोड़ आया है। और इस नए मोड़ के आगे मज़मरात जो होंगे, उसके लिए पाकिस्तानियों को, अहले वतन को मैं कहूँगा कि अब इंशाअल्लाह हमारी मईशत भी मजबूत होगी और हमारी मैं डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल इसी तरफ आ रहा था कि देखिए, हम माशाल्लाह से बड़ा अच्छा कर रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी हमारी अच्छी है, सफारती महाज पे हमें बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियाँ मिल रही हैं 10 मई के बाद। हमारी इंटरनल स्टेबिलिटी, हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हमारी मईशत, ये डगमगा रही होती हैं और इनका कुछ पता नहीं होता कि कल यहाँ पे गवर्नमेंट किसकी होगी। उसको हम किस तरह से टैकल करेंगे? जी, मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि जब आप किसी एक
मामले में ताकतवर होते हैं तो दूसरे मामलात आपके फेवर में आना शुरू हो जाते हैं। हमें अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम इंस्टीट्यूशनली हमारा एक इंस्टीट्यूट वो दुनिया में रिकग्नाइज होता है, और वो है मिलिट्री पाकिस्तान की। आप देखें कि दुनिया में जितनी भी मशकें होती हैं, पाकिस्तान जब भी उन मशकों में शामिल होता है तो वैसे उन मशकों में आप देखें कि हमेशा कोई ना कोई नुमाया किरदार अदा करता है, कोई ना कोई नुमाया किस्म के अहदाफ हासिल करता है अपनी नुमाया कारकर्दगी की वजह से, जिसकी वजह से पाकिस्तान पहले ही माना हुआ है। पाकिस्तान को जाना गया है कि उसकी अस्करी कुव्वत और अस्करी सलाहियत बहुत ज़्यादा है। तो उस सलाहियत को हम ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे थे अपनी करतूतों की वजह से, अपनी बहुत सारी बतदरीज कई दहाइयों से नालायकियों की वजह से, अपनी बदनुमानियों की वजह से हम मईशत का कबाड़ा कर चुके थे। तो अब कम से कम एक लोगों को उम्मीद की किरण नज़र आई है, और नौजवानान मिलत के लिए ये पैगाम है कि अब कश्तियों में जाके मत डूबो। अब चंद बरस की बात है, आप देखोगे कि आपको यहाँ रोज़गार भी मिलेगा, आपको एक यहाँ मुस्तकबिल भी मिलेगा। सिर्फ आप अपनी मेहनत काविश से अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ। जिस तरह हमारी मिलिट्री, हमारे आर्मी, हमारे ये अस्करी इदारे जो हैं वो मुसलसल अपनी कैपेसिटी बढ़ाने में तनदेही के साथ काम कर रहे होते हैं, तो इसी तरह हमारे जो मदनी इंस्टीट्यूशंस हैं, सिविलियन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी इन डगर पर ढालना होगा। ये जो तबाही और बर्बादी हमारे मुख्तलिफ हुक्मरानों ने मचाई है सिविलियन इदारों की, इसको अगर अपने डगर पे न लाए तो ये जो सुनहरा मौका है कहीं ऐसा ना हो कि ये भी हाथ से चला जाए। तो लिहाजा आपके सवाल का चंद जुमलों में जवाब वो ये है कि यस, मईशत मजबूत होने की इम्कानात बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए कि अब दुनिया की दो बड़ी कुव्वतें, मानी हुई कुव्वतें, एक तो पेट्रो डॉलर से माला माल मईशत के लिहाज से इस पूरे खित्ते में चाइना के अलावा सबसे मजबूत और मरबूत, और दूसरा अस्करी लिहाज से सबसे मजबूत और मरबूत। ये एदाद शुमार और ये हक़ाइक़ के को सामने रखते हुए बात की कर रहा हूँ मैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो एक की मईशत, दूसरे की कुव्वत, दूसरों की कुव्वत पहले की मईशत को दवाम पहुंचाने के लिए काफ़ी है। तो लिहाजा एक की कमज़ोरी दूसरा को खुद ब खुद कमज़ोर करेगा, और दूसरे की कमज़ोरी पहले को खुद ब खुद। तो ऑटोमेटिकली ये संगम जो है, इस संगम में $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी है गल्फ कंट्रीज़ की, और इस वक्त दुनिया में जो उनके सॉवरन फंड का 40% इन्वेस्टमेंट वेस्ट में है। तो वो आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान अब जिस राह पर अब वो आया है, और जिस लिहाज से एक उसकी प्रोफाइल बढ़ रही है, और इस मुआहदे के बाद जो इसके मज़मरात हैं, जो भरोसा बढ़ा है, अमेरिका का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पर एतमाल कम हुआ है, इसलिए कि बाकी ममालिक जो इर्द गिर्द नवा के हैं इजराइल के, वो समझने लगे हैं कि 5 या 6 ममालिक पर तो हमला हो चुका, अब की बारी किसकी बारी, उससे बचने के लिए ये मामलात हो रहे हैं। सही। अच्छा सर, मैं चाहती हूँ कि एक और भी पॉइंट है, उस पर भी आप थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। बगराम एयर बेसिस के हवाले से, जिस पर हमने देखा स्ट्रॉन्ग ट्वीट किया ट्रम्प साहब ने और कहा कि अगर ये नहीं दी गई तो संगीन नताज भुगतना होंगे। दूसरी तरफ अफगान गवर्नमेंट कहती है कि 50 साल भी अगर हुकूमत करना पड़ी तो करेंगे, अपनी मिट्टी का सौदा नहीं करेंगे। ये अचानक से अपनी प्रेजेंस इंश्योर करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? पहले तो ट्रम्प साहब यही कहते थे कि एग्जिट करना है, बाहर निकलना है, लेकिन अभी एकदम से इतना ऑपोजिट क्यों? बात यह है कि जो इस वक्त फॉरेन पॉलिसी ड्राइव हो रही है अमेरिका की, वो वाइट हाउस से हो रही है, और डोनाल्ड ट्रंप इस किस्म के बयानात देने में बहुत मशहूर हैं। लेकिन यह है कि ये बयानात के पस पर्दा क्या अवामिल हैं, ये आगे चल के पता पड़ेगा। लेकिन बडग्राम एयरबेस जब तक तालिबान ना चाहें, और वो कभी नहीं चाहेंगे, तो वो अब दोबारा हासिल नहीं होगा। और ख़ास तौर पर जब अपने बयान में, अपने वीडियो बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया कि वहाँ से 1 घंटे की फ़्लाइट पर चाइना के हथियार तैयार होते हैं, तो जब ये बात सामने आ गई
तो फिर अफगान तालिबान के ताल्लुकात चाइना से बहुत अच्छे हैं। और वैसे भी अफगान 20 साल जंग लड़ता रहा है। अब उसने कह दिया है कि हम 50 साल और लड़ सकते हैं, अपनी सरजमीन नहीं देंगे, तो उसके कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं। उसका मकसद ये हो सकता है कि ज़ाहिर है अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि वो दोबारा अपनी फोर्सेस को यहाँ भेजे पहले की तरह, क्योंकि उनको पता पड़ गया है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ, अहदाफ हासिल नहीं हुए जो अहदाफ हासिल करना चाहते थे अफगानिस्तान में वो। तो लिहाजा वो ऐसा तो नहीं करेगा, लेकिन वो $7 बिलियन जो अफगानिस्तान के सीज किए हुए हैं वो नहीं देगा, सेंक्शन नहीं हटाएगा। और अफगानिस्तान के को उस लिहाज से, सेंक्शन के लिहाज से थोड़ी तकलीफ में डाल सकता है। अफगान हमारे भाई हैं और वो बड़े कठिन मिजाज के हैं, लिहाजा उन चीज़ों को बर्दाश्त करना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं लेकिन है। सर, क्या और कुछ ऐसी डील हो सकती है अमेरिका परसुएट कर ले उनको, कोई फाइनेंशियल डील हो जाए, या फिर कुछ भी इस तरह की भी कोई मामलात हो सकते हैं? देखिए, डिप्लोमेसी में होता यह है कि विन विन गेम होता है। यकीनन हो सकता है अगर आज वो 7 बिलियन की जो उसके फंड्स हैं वो रिलीज कर दे और जितना नुकसान पहुंचाया है अफगानिस्तान में उस नुकसान की तलाफी करना शुरू कर दे, तो अफगानिस्तान ज़रूर सोचेगा कि उनसे उनके ताल्लुकात बेहतर हों, उनको एक्सेस अफगानिस्तान की दी जाए, ट्रेड की दी जाए, कॉमर्स की दी जाए। हो सकता है कि अफगानिस्तान कहे कि ठीक है, आप अपनी कुछ सिक्योरिटी ऑपरेटर्स यहाँ रख लें, लेकिन फौजों को बूट्स ऑन द ग्राउंड के लिए मैं नहीं समझता कि वो इजाज़त देगा। क्योंकि मुझे याद है कि अफगानिस्तान और अमेरिका का जो पैक्ट है, डिफेंस कोऑपरेशन का पैक्ट, वो एक बाइंडिंग है, वो अभी तक कैंसिल नहीं हुई है। तो तालिबान को उसको कैंसिल करने के लिए एक तरीका एक कार अख्तियार करना पड़ेगा। जब तक वो कैंसिल ना हो तो इंटरनेशनल लीगल तौर तरीके के मुताबिक अगर अमेरिका चाहे तो अपने जहाज उतार सकता है अफगानिस्तान ठीक में। हो गया, अमेरिका चाहे तो जहाज उतार सकते हैं। सर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और जिस तरह हमने अपने इंट्रो में कहा था, हमारे प्राइम मिनिस्टर इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के बड़े एक ज़बरदस्त दौरे पे हैं, तो उस दौरे से क्या कुछ उम्मीदें हैं और क्या नया समेटेगा पाकिस्तान इस सफारती महाज पे? देखें, ये 80वां इजलास है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का, और इसका थीम है कि बेटर टुगेदर, 80th ईयर एंड मोर फॉर डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट। ये इसका थीम है। पाकिस्तान की आवाज़ बहुत अब गूंजदार है। इब्तदा गाजा से किया मेरा अपना ख्याल है, और जो कर्टन रेजर बयान आया है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से, उसमें तस्करा है कि फ़लस्तीन का जिक्र होगा, कश्मीर का जिक्र होगा। और अगर तस्करा न भी होता तो हमारा तज्जिया यही था कि फ़लस्तीन का जिक्र होगा, गज़ा में एट्रॉसिटीज़ का जिक्र होगा, कश्मीर का जिक्र होगा, क्लाइमेट चेंज का जिक्र होगा, इस्लामोफोबिया का होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का होगा। इस किस्म की तकरीर में जिक्र होगा। लेकिन एक चीज़ और भी नाजरीन के लिए आपको बताता चलूँ कि जनरल असम्बली की जितनी तकारीरें हैं वो आपकी फॉरेन पॉलिसी का एक नमूना होती है जो आप दुनिया के सामने पेश करते हैं। और क्योंकि दुनिया के ये सबसे बड़ी सरबराहान की गैदरिंग होती है, इससे बड़ी गैदरिंग दुनिया में पूरे साल में कहीं भी नहीं होती है, लिहाजा एक दूसरा मौका जो इससे मिलता है सरबराहान को कि वो ऑन द साइड लाइन बड़ी मीटिंगें करके बिल्कुल। मुस्तकबिल के लिए अपने ममालिक की राहें हमवार करते हैं ताल्लुकात की। तो दूसरा, आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की भी मीटिंग्स लाइंड अप हैं बहुत सारे सरबराहान से, और उसमें बायलैटरल गुफ्तगू भी होगी। लेकिन यकीनन इसकी अहमियत है, लेकिन कोई बाइंडिंग इसमें रेजोल्यूशन मजीद सर अब देखना होगा कि जब ये मुलाकातें होंगी कि क्या कुछ सामने आता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर जमील अहमद खान, फॉर्मर एम्बेसडर, हमारे साथ मौजूद थे और हम इन डिटेल डिस्कशन कर रहे थे जो कुछ भी इस वक्त हालिया इंटरनेशनल है उस पर। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। अब
थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, वो भी वैसे इंटरनेशनल ही वो भी चल रही है। इंटरनेशनल की गिर्द ही घूम रही है, क्योंकि हालात ही कुछ इस तरह से, क्योंकि खारजा पॉलिसी के आम तरीन मौजूआत पर एक तरफ हुकूमत ने सऊदी अरब के साथ तारीखी दिफाई मुआहदे पर पार्लियामेंट को भी एतमाद में लेने का फैसला किया है। अब क्या ये कदम अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान किसी नए सियासी इत्तेफाक राय की बुनियाद पर बन सकता है, एक सवाल है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी कह रही है कि उनका बयानिया रियासत मुखालिफ नहीं। तो क्या ये मौक़िफ़ तासुर को ख़त्म करने के लिए काफ़ी होगा? ये सब इस तरह के बहुत से और भी अहम सवालात हैं, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ऐसी, और इसको जानने के लिए हमारे साथ एक रुहेल असगर साहब मौजूद है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। सर थैंक यू सो मच। हो जानेगा सर, ये जो गवर्नमेंट ने अब सऊदी अरब के साथ तारीखी दिफाई मुआहदे पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला किया, पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली का जो इजलास है वो 29 सितंबर को तलब किया गया। क्या ये एतमाद में पहले ले लेते तो बेहतर नहीं था? इस तरह के सवालात भी तो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अब आपने एक मुआहदा साइन कर दिया, उसके बाद आप पार्लियामेंट जा रहे हैं। रूल ये मेरे अपने ख्याल में कि खुदावंद करीम की बड़ी आयतें हैं। मेरा ज़ाती ख्याल है कि ऐसा कभी तारीख में हुआ नहीं। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट को मैं तो, आपने मुझसे सवाल किया तो मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट को इससे पूरा फ़ायदा लेना चाहिए। और आपको याद होगा एक ज़माने में पाकिस्तान आर्म फोर्सेस जो थी और एयर फोर्सेस, आर्म फोर्सेस, ये सऊदी अरब में हुआ करती थी, और सऊदी अरब की जो अच्छी दफाई मामला थे उनको देखते थे और उनके साथ मिलके काम करते थे। तो मेरे ख्याल में अगर हमारी दफाई फौज जो है, अपनी बर्री फौज जो है वो भी चली जाए, और आपके एयरफोर्स के पायलट्स या उनके जो हैं वो भी चले जाए, तो मेरे ख्याल में बहुत सारा फायदा होगा। और दूसरी बात ये कि सऊदी अरब चूँकि बहुत तरीना आपका दोस्त हैं, वो आपकी गायब मदद भी करते हैं। मुझे याद है जब नवाज शरीफ साहब ने धमाका किया था तो कोई लगी थी आप पे पाबंदी लगी थी, तो सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क था जिसने उस वक्त भी आपकी मदद की। और अगर इस वक्त सऊदी अरब को कोई मदद की जरूरत है तो बिल्कुल करना चाहिए, खुले दिल से करना चाहिए और खुले हाथों के साथ उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। और ये भी मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की बड़ा अच्छा एक कदम है जो पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है, इत्मीनान में लिया जा रहा है। ये भी बहुत अच्छी बात है और होना भी ये चाहिए। जब पार्लियामेंट आपकी मौजूद है, इंटैक्ट है, तो हर चीज़ को पार्लियामेंट में डिस्कस करना चाहिए। और इसमें डिस्कस करने वाली चीज़ नहीं है, बस बताना जरूरी है कि हम ये जो मुआहदा किया है वो उसकी शराइत क्या है, उसके मकासद क्या है। तो मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में पाकिस्तान इंशाल्लाह के बदल से लगता है कि तरक्की करेगा और हालात जो है पाकिस्तान के। सर ये भी बताइएगा कि पीएम साहब अमेरिका भी पहुंच चुके हैं, वहां पर खिताब भी होगा, अहम मुलाकातें भी होंगी, डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात होगी। किन अहम मुलाकात पर बातचीत होनी चाहिए या फिर होगी? क्योंकि कुछ चीज़ें तो हमारे सामने नज़र आ रही हैं जिनको मद्देनज़र रखा जाएगा, लेकिन आप क्या समझते हैं मज़ीद ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि हाईलाइट होनी चाहिए? देखिए, इसमें दो चीज़ें, अगर तो वैसे तो मेरा ख्याल होता है कि अपोजिशन ने कोई ना कोई मीन में तो निकालनी होती है। उनका तो ऑपोजिशन का तो काम भी यही होता है ना, कहीं ना कहीं को खामी निकाल रहे हैं, को गलती निकाल रहे हैं, को बुराई ढूंढे। लेकिन अगर ऑपोजिशन जो है उसका पाकिस्तान की सालमियत के साथ, पाकिस्तान की मजबूती के साथ और पाकिस्तान के अवाम की फलाह में इंटरेस्ट है, तो मेरे ख्याल में ऑपोजिशन को पूरा साथ देना चाहिए। अब देखें 29 को जब ये पेश होगा फिर उसका रवैया पता चल जाएगा, जो उनका सोच है। पिछले कुछ अर्से तो मैं ये देखता आ रहा हूँ कि कुछ लोग पाकिस्तान के लिए खतरे बनते जा रहे हैं। कुछ मेरे ख्याल में शायद उतना तो आपका दुश्मन आपकी तनकीद नहीं करता जितने आपके अपने यहाँ पे बसने वाले, यहाँ पे खाने वाले, यहाँ पे रहने वाले, पाकिस्तान की वजह से जाने पहचाने वाले लोग पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं। बंदा ये है जो इनको
लेकिन मेरे अपने ख्याल में मैंने आपको अर्ज किया कि इस मुआहदे पे ऑपोजिशन के पास फिर एक मौका है, बड़ा अच्छा मौका है कि वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आगे बढ़ के साथ दें। अब आवाम इतने सादे नहीं है, उनको नजर आता है जो आप करते हैं, जो आप सोचते हैं, जो आप कहते हैं, आपके ठीक हो गया। शेख साहब मुझे समझते इस हवाले से भी बताइएगा, अपोजिशन की आपने बैरिस्टर गौहर साहब जो कि चेयरमैन पीटीआई, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा अच्छी बात है, सऊदी अरब की हम हिमायत करते हैं। क्या पीटीआई की जानिब से सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदे की हिमायत हुकूमत और अपोजिशन को मुत्तहिद कर सकती है, एक नुक्ते पे लेके आ सकती है? क्योंकि इससे पहले तो हमने देखा है कि 2 साल में कोई ऐसा महाज या ऐसा पॉइंट नहीं आया जहां पे गवर्नमेंट और अपोजिशन एक महाज पे खड़ी हो। जाती ख्याल में इनको तो हुकूमत से ज्यादा एक्टिव होकर इस पे काम करना चाहिए। पर अब वो ये उनकी अपनी मर्जी है, कैसे करते हैं। गौहर साहब ने अगर बात कर दी है तो उन्होंने शायद चाहिए तो ये था कि वो अपनी पार्टी की मीटिंग कॉल करते और उसमें ये सारा डिस्कस करते और कलेक्टिवली जो भी आपने बयान देना है, जो भी आपने अपना नुक्ता नजर पेश करना है, वो एक कलेक्टिव नुक्ता नजर होना चाहिए, यूनानिमस होना चाहिए। और फिर समझ आ जाएगी कि आपकी सोच क्या है। ये ना हो कि आप कुछ कह रहे हैं, आपके नीचे कुछ और कह रहे हैं, कल को कुछ और कह रहे हैं, अडियाला से कुछ और आ रहा है, हमशीरा जो है वो कुछ और बात कर रही है। ये भी होना चाहिए। बिल्कुल कहा सर। मुझे ये भी बताइएगा कि अभी हम देख रहे हैं कि चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने ये भी कहा है कि पीटीआई का जो एजेंडा है वो रियासत मुखालिफ नहीं है, और इमरान खान ने भी कहा है कि मुल्क भी हमारा है और फौज भी हमारी है। तो क्या फिर पीटीआई की आदत के बयानात इस तासुर को खत्म करने के लिए काफी है कि पार्टी का बयानिया एटलीस्ट रियासत मुखालिफ नहीं है? हजूर, मैं बड़ी अरसे से कहता हूँ, जब भी आप मुझसे सवाल करेंगे कि पीटीआई का या खान साहब का मुस्तकबिल क्या है, तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि वो अपने आप को दुरुस्त करे, अपनी गुफ्तगू को दुरुस्त करे, अपने अल्फाज को बेहतर करे, अल्फाज का चुनाव बेहतर करे। और ये अना हटदर्मी, तकब्बर, ये चीजें सियासत में नहीं चलती। सियासत में वो घर पे आखिर नहीं होता, बड़ी इख्तलाफात भी होते हैं, एक दूसरे के साथ मुखालफत भी होती है, सियासी नुक्ता नजर भी मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ आपको अपने आप को बदलना चाहिए। ठीक हो गया शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। शेख रोहेल असगर साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि मुल्की सियासत और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर इस वक्त गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे वक्त वो चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अब कुछ बात कर लेते हैं क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि एशिया कप T20 में पाकिस्तानी टीम अहम मैच पे आज श्रीलंका के मद्दे मुकाबल होगी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर 4 मरहले का दूसरा मैच खेलने के लिए दुबई से सुपर 4 अबू धाबी पहुंच चुकी है। आज असल में ना मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या। सुबह से ये मुझे तराने सुना रहे हैं कि आज कौन जीतेगा, बांग्लादेश, इंडिया, सारे कंफ्यूज किया हुआ है कि कौन सी टीम आज जीतेगी, मुझे आप बताएं। और मैं ये उनको बता रही हूँ कि शायद पाकिस्तान जीत जाए, लेकिन वो मुसलसल कह रहे हैं कि शायद नहीं। लेकिन आपको साथ ये भी बता दूं कि आपको याद हो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम सुपर 4 मरहले में पहुंचने के बाद भारत से अपना पहला मैच हार चुकी है और अब फाइनल की रेस में रहने के लिए श्रीलंका को शिकस्त देना लाजमी है, जबकि अगला मैच जुमेरात को बांग्लादेश से ही होने वाला है। बिल्कुल ऐसी है खवातीन और ज़ात। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ आपकी जानी पहचानी शख्सियत, आपकी फेवरेट शख्सियत, हमारी फेवरेट जनाब शोएब जट साहब मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। शोएब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कल आप आते तो शायद मज़ा दोबारा हो जाता, लेकिन कल से ही स्टार्ट करेंगे सर। भारत से आपको शिकस्त हो गई, एक इवेंट में दूसरी शिकस्त, उसके बाद अब आपका सफ़र आगे बढ़ेगा, आपका श्रीलंका के साथ मुकाबला है, लेकिन कल वाली शिकस्त के बाद क्या हम आगे उम्मीदें लगा सकते हैं पाकिस्तान टीम से? मैं कल से आतिफ असलम का सॉन्ग सुन रहा हूँ, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने की। तो आदत है मुझे, तो अब 4 मरतबा हम नकवी रिजीम में, चेयरमैन मोहसिन नकवी के रिजीम में हम 4 मरतबा इंडिया से हार गए हैं और हर बार बुरी तरीके से हारते हैं। अमेरिका में हारे T20 वर्ल्ड कप में, तो सोचा कि बस अब इसके बाद उन्होंने ऑपरेशन और सर्जरी का नारा लगाया था, कुछ अच्छा हो जाएगा।
फिर हम चैंपियंस ट्रॉफी में हारे और क्या बदतरीन शिकस्त से 2-4 हुए। फिर सोचा कि चलें यार, अब तो इन्होंने नया बलबला जो है ना टीम में फूंक दिया है। फिर पाकिस्तान इस एशिया कप का पहला मैच हार गया। चलें जी, वो सारी चीजें हाथ मिलाने पे चली गई कि हाथ नहीं मिलाया तो वो उस मातम के पीछे पाकिस्तान की टीम की शिकस्त छुप गई। फिर चेयरमैन मोहसिन नकवी खुद बनफ्से नफीस पहुंचे। पहली मर्तबा ही मैंने देखा है कि कोई चेयरमैन जा रहा हो, किसी और मुल्क का चेयरमैन नजर आता है, लेकिन हमारे चेयरमैन के पास बहुत ज्यादा वक्त है। वो पाकिस्तान के वजीर दाखिला भी हैं, लेकिन उनके पास बहुत ज्यादा वक्त है। वो वहां पे पहुंचे, खिलाड़ियों से खुशगपियां लगाई, खिलाड़ियों को खड़े होकर पता नहीं कौन सी प्लानिंग समझा रहे थे। शायद बॉलर्स को बता रहे थे कि तुमने ये बॉल करनी है, बैट्समैन को बता रहे थे कि तुमने इस तरह अटैक करना है जाके, और फिर नतीजा क्या निकला? वही शिकस्त। तो शिकस्त पे शिकस्त, शिकस्त पे शिकस्त, शिकस्त पे शिकस्त। नकवी दौर में यही हो रहा है, तो अब तो आदत ही है मुझको ऐसे जीने। मैं चाहता हूं कि गजल इससे पहले कि सवाल करें, मेरा एक छोटा सा जुमला ले लीजिएगा। अगर मोहसिन नकवी साहब वहां पे जाके लेक्चर्स ना देते, अपने उस क्या कहते हैं आजकल उन्होंने एक मोटिवेशनल स्पीकर भी पाकिस्तान टीम के साथ रखा हुआ है, वो ना वहां पे जाता, सिर्फ जट साहब इतना कहना था कि अगले मैच में परफॉर्म करो, नहीं तो मैं 11 के 11 को घर भेज दूंगा, ये टीम इंडिया से मैच जीत सकती थी। आप खुशगपियां करते हैं, जफ्फियां लगाते हैं, वहां पे तो कहां से मैच जीता जाएगा? सर यही तो बात है, कौन से मुल्क का चेयरमैन जाके इस तरह करता है? सवाल दिया का जवाब दें। अगर ये कोई और चेयरमैन होता, इस टाइम पाकिस्तान का स्पोर्ट्स आप ही बेचारे कंट्रोल हुए में बुरे तरीके से, जो है वो सर उठाने की भी उनको इजाजत नहीं है। कोई और चेयरमैन होता, इंडिया से एक शिकस्त पे पूरा क्रिकेट बोर्ड घर चले जाता था। ये तो 4-4 शिकस्तें हैं, हर शिकस्त पहले से ज्यादा बदतरीन होती है, और उसके बाद जो है वो कुछ भी नहीं है, सब अच्छा है का नारा लगा के आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि इतनी कैद हो गई है पाकिस्तान की स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कि कोई बोलने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के जो साबिक क्रिकेटर्स हैं, 2-3 के अलावा सब जो है वो लगता है कि बस चैन की बांसुरी उनके लिए मोहसिन नकवी बजा रहे हैं, इसलिए वो चैन से सो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान क्रिकेट में हो क्या रहा है। कुछ जो थे वो 50 लाख की तनख्वाहों की वजह से खामोश हैं शायद, ठीक है ना, जो आपको याद है मेंटोर्स की तनख्वाहें लगवाई गई थी। तो अजीब से मामला है, पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ भी अच्छा नहीं है, और सब जो है वो चैन की बांसुरी बजा के सो। वैसे जट साहब, आपने हमें, जब आप हमारे साथ पहले मौजूद थे इंडिया पाकिस्तान का मैच होने से पहले, तो तब आपने वैसे ये पेशगोई की थी कि जीत यही है जो इंडिया के साथ खेलना है, बाकी जीते तो ऐसे ही हैं, और वो आपने अब देख लिया। क्योंकि मुझे उस टाइम यही लग रहा था कि इंडिया से पाकिस्तान हार जाएगा, और वो फिर हार भी गया। लेकिन हसनैन इसको तस्लीम नहीं करते थे पहले भी, लेकिन अब उन्होंने अच्छे से तस्लीम कर लिया है। मुझे ये बताइए, मेरा सवाल आपसे ये है कि अब क्या कोई कप्तान की हिकमत अमली होगी कि क्या आज हम कुछ जीत जाए, या फिर आज भी वो ही आदत वाली बात है? गजल देखें, पहले मैं एक आपके हवाले से एक बात करना चाह रहा हूँ, फिर मैं मैच पे आऊंगा। मुझे नहीं पता पाकिस्तान टीम का जो मोटिवेशनल स्पीकर है, और फिर वो जो एक माहिर नफ्सियात को उनसे लगा दिया गया था कि स्पोर्ट्स की नफ्सियात का माहिर नहीं लगाया गया, एक आम बस पता नहीं किसका दोस्त था उसको लाके लगा दिया गया। उसने क्या बयान दिया, क्या मामला हुए, अंदर की कुछ खबरें हैं मेरे पास, कुछ मैं वक्त का इंतजार करूंगा फिर दूंगा आपको। तो जो है ना, उससे अच्छा तो आपको रख लेते। आपकी सोशल मीडिया पे बड़ी अच्छी मैं वीडियोस वगैरह देखता हूँ, मोटिवेशनल वीडियोस आप अपलोड करती हैं, लोगों को बताती हैं कि यहाँ से एजुकेशन हासिल करें, वहां से एजुकेशन, आपको बैठा लेते। एक अच्छा खूबसूरत चेहरा भी था, एक अच्छी बात करने का ढंग भी था, यकीनी तौर पे जो है, नहीं शुक्रिया नहीं, फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। अब आज के मैच को लेके देखिए, आज के मैच में सिर्फ एक पॉजिटिविटी है। मैं बड़ी मुश्किल से, वो कहते हैं ना कि समुद्र की गहराइयों में जाके ऐसे जैसे सुई तलाश करनी है, वैसे पाकिस्तान टीम के लिए पॉजिटिविटी तलाश करके लाया हूं। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका से ही मैच था, उससे पहले पाकिस्तान की कहानी लगता है खत्म हो चुकी थी। फिर पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त दी, उसके बाद पाकिस्तान ने बड़ी टीमों को हराया, इंग्लैंड को हराया, और फिर इंडिया को शिकस्त दी फाइनल में। ये एक ऐसा मौका है कि अगर आज पाकिस्तानी लड़के जीतते हैं तो इनके पास चांस है कि फिर बांग्लादेश को हराएं, और उसके बाद जो है वो इंडिया के खिलाफ फाइनल हो। उस इवेंट में भी फाइनल से पहले पाकिस्तान हारा हुआ था, इस इवेंट में भी फाइनल से पहले पाकिस्तान हारा हुआ है। तो ये एक वो लॉलीपॉप है जो थोड़ी देर में सारे लोग आपको देंगे। तो मैंने कहा चले मैं इसका आगाज कर देता हूं। अब आज फैक्ट्स की बात, फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान श्रीलंका से 2022 के बाद अब टकरा रहा है। पाकिस्तान ने श्रीलंका से जो आखिरी 5 T20 मैचेस खेले, एक भी नहीं जीता, सारे के सारे हारे हैं, सारे ही हारे हैं, और आखिरी मैच दुबई में इसी ग्राउंड में हारा है। तो पाकिस्तान टीम से आप क्या तवक्को कर सकते हैं? सिर्फ दुआ ही है, दुआ करें कि पाकिस्तान टीम कुछ अच्छा कर जाए। इन लड़कों के बस की बात नहीं है, ये वहां क्रिकेट खेलने थोड़ी गए, जो इनका खेल है
जो इनका काम है ये वो करने नहीं गए, ये तो एक्टिंग करने गए हुए हैं। ठीक है, इनसे इशारे करवा लें आप, इनसे जो है वो बयानात दिलवा दें, इनसे जो है ना मातम करवा लें कि जी हाथ नहीं मिलाया गया, इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट करवा लें। जो इनका काम है वो इन्होंने नहीं करना। भाई वो जो आसमानों पे जिन्होंने फतह हासिल करनी थी उन्होंने अपना काम बखूबी सर अंजाम दिया, इस वजह से पूरी दुनिया में उनका डंका बज रहा है। पाकिस्तान ने जब चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को हराया था, पाकिस्तान ने जब 2021 में इंडिया को हराया था, तो पाकिस्तानियों का भी डंका पूरे दुनिया में बज रहा था। अब आप अगर जीतेंगे नहीं तो आपका डंका कहीं नहीं बजेगा। ये आपको वक्ती तौर पे कैंपेन्स चला के हीरो बनाया जा सकता है कि जी हारिस रऊफ ने इशारा कर दिया उसको हीरो बना दो, साजिदा फरहान ने इशारा कर दिया, सेलिब्रेशन कर दी, उसको हीरो बना दो, हमारे कप्तान ने ये कर दिया उसको हीरो बना दो। जो उनका काम है वो नहीं कर रहे। दुनिया में ऐसा नहीं होता। आप जज्बाती बयानात के पीछे जज्बाती हरकतें करवा के आप समझते हैं कि आप क्रिकेट जीत लेंगे। क्रिकेट खेलने से जीती जाती है और वो खेल अब आपसे दूर जा चुका है क्योंकि आपके दिमागों में खन्नास भरा हुआ है, क्योंकि आप क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहते, आप सिर्फ खिलवाड़ करना चाहते हैं। और क्रिकेट को अगर आप इज्जत नहीं देंगे तो क्रिकेट आपको ऐसे ही रुसवा करेगी जैसे आप हो गए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा जट साहब, मुझे ये बताइएगा कि खिलवाड़ सिर्फ खिलाड़ियों के लेवल पे नहीं हो रहा। मैं ये समझता हूँ एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, जितनी मैंने जर्नलिज्म की है, अभी भी मैं एक्टिव स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूँ, कि खिलवाड़ पीसीबी के मैनेजमेंट लेवल पे भी हो रहा है, चेयरमैन के लेवल पे भी हो रहा है। कि आप देखिए कि आप इंडिया से पहला मुकाबला हारे, आपने सारे का सारा मुद्दा, सारे की सारी खबर उठा के डाइवर्ट कर दी कि इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया, हम जा रहे हैं जी, हम मैच का बाइकआउट कर रहे हैं। और अगले 4-5 दिन हम हाथ मिलाने के चक्कर में रहे कि हम यूएई के साथ मैच नहीं खेलेंगे, और पूरी हाइप रही। अब कल की खबर आपको बताता हूं। कल इंटरेस्टिंगली हमारे चेयरमैन साहब को कोई बयान आना चाहिए था, पीसीबी को कोई बयान आना चाहिए था, यार शिकस्त के बाद हम ये करेंगे। हमने कुछ चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी जो है ही नहीं, उसको फारिग कर दिया, या कुछ इस तरह का काम हो गया, या कोच को फारिग कर दिया। कल नया मुद्दा ये आ गया कि फखर जमान का जो आउट हुआ ना, वो बड़ा गलत हुआ, हम आईसीसी को एहतजाज करेंगे, उनको खत लिखेंगे। ऐसे अटेंशन क्यों डाइवर्ट करते हो भाई? क्यों नहीं फिक्स करते हो चीजों को? पर बात ही यही है ना कि जो इनका काम है वो नहीं कर रहे। चेयरमैन से लेके और इस क्रिकेट बोर्ड के, मैं समझता हूं कि जो बिल्कुल निचले दर्जे का स्टाफ होगा वो सब सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग में लगे हुए हैं। चेयरमैन को पता है कि मुझे जाके किस तरीके से अपने आप को कैश कराना है, वो कैश कराना शुरू कर देते हैं। बिना सोचे समझे ये बयान दे देना कि हम जो है वो इवेंट का बाइकआउट कर देंगे। करते आप बाइकआउट, आप आइसोलेशन का भी शिकार होते। आप भूल गए हैं कि जनूबी अफ्रीका 24 साल नहीं खेला तो दुनिया क्रिकेट पे कोई असर नहीं पड़ा। उनका तो मोटिव ही यही है कि आपको क्रिकेट से बाहर फेंके, और आप कह रहे हैं कि जी ठीक है हमें बाहर फेंक दो। जो आपका एहतजाज था वो तो आपने किया नहीं। आप एहतजाज करते हैं ना कि सूर्या कुमार ने कैसे सियासी जो है वो अखाड़ा बना दिया, सियासत जो है लेकर आ गया खेल के मैदान में। वहां आपके पर चल रहे थे, वहां आपको पता था कि आईसीसी के जेशा आपको जो है तिगरी का नाच नचा देंगे। जो काम करना है वो नहीं कर रहे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए इस चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की अपनी जो जाती टीम है वो भी पर्ची है। पूरी पंजाब की काबीना जो इनके दौर में, इनके जब ये वजीर आला पंजाब थे तब इनके जो वजीर थे, अब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुलाजिम है। वहाब रियाज इनके वजीर खेल थे, वो क्या नाम है उनका, जंगली हयात वाला बिलाल क्या नाम है उनका, वो भी इनके जो है वो वजीर थे। फिर उसके बाद अभी जो लगाया है आपने इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो भी इनके वजीर थे। उसके अलावा आप देखें कि इनकी काबीना की को प्रोटोकॉल देने वाली पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद है। इवन के आप जाके देखें इंफ्रास्ट्रक्चर का डायरेक्टर तक जो इतलात हैं वो इनकी पर्ची पे आई है। मैं आजकल में आपके ही शो में आके बताऊंगा 11 से 12 ओहदे सारे के सारे वो हैं जो इनकी काबीना के नीचे होते थे। ठीक है ना। कुछ लोग तो कुछ और भी बातें कर रहे हैं कि इनके दूसरे इदारों के लोग जो हैं उनके भी जो है ना वो जिम्मेदारी यहाँ पे उनसे दिलवाई जा रही हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जो हम क्रिकेट के बाद आने वाले शोज में कर लेंगे। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान टीम पे अगर आए तो बात यही है कि ऊपर से लेके नीचे तक कुछ भी मेरिट पे नहीं है, कुछ भी मेरिट पे नहीं है, तो आपको फतह किसी सूरत नहीं मिल सकती। बिल्कुल एग्जैक्टली आप दोनों ने दुरुस्त कहा। जट साहब आपने भी और हसनैन ने भी बात की कि जो इनका काम है ये वो नहीं करते, और जो काम नहीं है उसको मुद्दा बनाकर फिर वो इशू लेकर चलते रहते हैं। आज की अगर थोड़ी सी हम बात कर ले बैटिंग लाइन के हवाले से, क्या कोई आपको लगता है कुछ स्ट्रेटजी होनी चाहिए इनकी, या फिर वो जो स्पिन अटैक होता है वही बर्दाश्त, मुझे नहीं लगता बर्दाश्त कर पाएंगे आज भी ये? अब बिल्कुल देखें, मैं एक बात बताऊं, मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है कि पाकिस्तान टीम की स्ट्रैटेजी ही नहीं है। और जिस तरह मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं कि आपकी जो है वो वीडियोस बड़ी अच्छी होती हैं, हसनैन तो मैं इसका गर्विदा हूं। इसकी आप अगर कमेंट्री सुने जाके क्रिकेट की जितनी इसको समझ हाँ, है बिल्कुल अपनी जगह है। आपकी कोऑर्डिनेटर्स हैं गालिबन सनम जंग जो हैं,
यार ये भी इनसे ज्यादा क्रिकेट जानती हैं। वो क्रिकेट के बारे में उनसे बात हुई ना जब शो के बारे में, तो मैं हैरान था कि इस खातून को भी पता है कि पाकिस्तान टीम में किसको खिलाना चाहिए, किसको बाहर बिठाना चाहिए। नहीं पता तो करोड़ों रुपए लेने वाली ये टीम मैनेजमेंट को नहीं पता, लाखों रुपए लेने वाले ये चीफ सिलेक्टर या जो गैर एलानिया चीफ सिलेक्टर हैं या सिलेक्टर हैं, इनको नहीं पता, ठीक है ना। ये लाखों रुपए महाना तनख्वाह लेने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं पता कि उन्होंने क्या करना है। कौम के बच्चे को पता है कि इनको क्या करना चाहिए, लेकिन ये वो नहीं कर रहे क्योंकि इनको पता है कि इस क्रिकेट बोर्ड में, लेकिन जैसे पाकिस्तान में टिकटॉकर्स है ना कि उन्होंने एक तूफान बदतमीजी मचा रखा है, इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट में भी अब ऐसे ही है। सब ने तूफान बदतमीजी मचा रखा है, ढंग का काम कोई नहीं कर रहा। अगर एक भी कोई ढंग का काम करने वाला होता, आज हम इस तरह जिल्लुल और रुसवा ना होते। बहरहाल पॉजिटिव बात करेंगे, दुआ करेंगे कि पाकिस्तान आज श्रीलंका के खिलाफ वैसे ही जीत जाए जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में जीता था और उसके बाद जाके फाइनल में भारत को हराया था। हम दुआ ही कर सकते हैं, दवा इनको करनी है, अल्लाह करे ये कर दे। अच्छा जट साहब, मुझे कल से ना बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यार अभिषेक शर्मा बहुत अच्छा बैट्समैन है, वो जब भी आता है धोता है और चला जाता है। मैंने कहा ये अभिषेक शर्मा ऑस्ट्रेलिया की जो सेकंड टियर की बॉलिंग लाइनअप है ना, उसके खिलाफ इस तरह परफॉर्म नहीं कर सकता। मसला ये है कि आप क्लब लेवल की बॉलिंग हो चुकी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, ये वसीम और वकार की लेगेसी या उमर गुल की लेगेसी नहीं है, ये तो क्लब लेवल की बॉलिंग है। आप क्लब लेवल के बॉलर्स लेके जाएंगे तो उनको इसी तरह की मार पड़ेगी। और सेकंडली मुझे ये बताइएगा, बॉलिंग के ऊपर भी रोशनी डालिएगा, और ये हुसैन तल्लत सर ये क्या ढूंढ रहे थे वहां पे? मीडियम पेसर शिवम दुबे विकेट ले सकता है, फहीम अशरफ विकेट ले सकता है, तो आपने अगर इस मैच में हुसैन तल्लत को खिलाया था तो यार बॉलिंग क्यों नहीं दी आपने? साइम अयूब तो एक्सपोज हो गया ना सर। बड़ी टीम एक दिन देखती है, वो एक दिन 2-3 विकेटें देती है, अगले दिन 2-2 की मारती है कि इनको जो है ना, मैं कहता हूं कि जैसे स्कूल टीचर जो करता है ना बच्चों के साथ, वो इनके साथ करना चाहिए मेरे भाई। इनको हाथ ऊंचे करके ना खड़ा कर देना चाहिए दीवार के साथ कि आपकी परीक्षा है कि आप यहाँ दीवार की तरफ मुंह करके खड़े रहें। इस टीम को, इस बॉलिंग को, आपको वो मैच याद होगा, एशिया कप का ही मैच था, डेड विकेट्स पे 84 पाकिस्तान ने बनाए थे और मोहम्मद आमिर ने आके इनको उड़ा के रख दिया था। 3 गालिबन उसने आउट कर दिए थे 3 रन पे, पूरा मैच उसने बना दिया था। तो अगर वो डेड मैच को मोहम्मद आमिर बना सकते हैं तो ये पाकिस्तान की टीम जो है वो क्यों नहीं कर सकती थी? आपने इतना बड़ा जुर्म किया कि आपने इस विकेट पे पेसर्स के साथ जाना चाहिए था, उनको आपको पेस के साथ बीट करना चाहिए था। शाहीन अफरीदी के साथ आपने हारिस रऊफ को ओवर क्यों नहीं दिया? ये कहां पे लिखा हुआ है कि हारिस को जब भी देना है तो आपने तो बीच में ही लेकर आना है? भाई कभी आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी कुछ कर लें, आउट ऑफ द स्किन भी जाके कुछ कर लें। फहीम अशरफ, मैं होता फहीम अशरफ हारिस और शाहीन से शुरू के 6 ओवर कराता, 6 ओवर करवाता ताकि ये 35-40 के अंदर अंदर फंसे रहते तो मैच आगे बन सकता था। आपने पार्ट टाइम बॉलर को 3-3 ओवर करवा दिए। यार आपको कोई अकल है? आप, मैं कह रहा हूं ना कि किसी ऐसे बच्चे को जिसने क्रिकेट कभी भी ना खेली हो, उसने सिर्फ देखी हो, उससे भी बात करेंगे तो वो भी कहेगा ये कौन पागल है जो ऐसे फैसले कर रहा है। इन पागलों ने पाकिस्तान क्रिकेट का जो है ना बेड़ा गर्क करके रख दिया है। अच्छा जट साहब, मुझे ये बताएं फिर, जिस तरह अभी आप लोग बात कर ही रहे हैं हुसैन तल्लत की, तो क्या वो आज के मैच में खेलेंगे? क्या कुछ तब्दीलियां होंगी? सर बात ये है गजल के ये अपसाइड डाउन भी कर लेना, अपसाइड डाउन भी, तो भारत को भी नहीं हरा सकते। आज के मैच में श्रीलंका जो है वो टूटी फूटी श्रीलंका है। हाँ। उसको बांग्लादेश ने शिकस्त दी हुई है, ठीक है, लेकिन मत भूलें उसने बांग्लादेश के साथ बड़ा स्कोर किया था, ठीक है ना। पाकिस्तान को श्रीलंका को हराने का गोल्डन चांस है क्योंकि टीम उनकी टूटी हुई है, लेकिन बदकिस्मती है कि टीम आपकी भी टूटी हुई है। हाँ। ये ऐसे ही हम कह सकते हैं कि 2 कमजोर टीमों का आज मैच है। मैं पाकिस्तान को मजबूत नहीं समझता, 2 कमजोर टीमों का मैच है। अब ये देखना है कि इन दोनों में ज्यादा कमजोर कौन है, जो ज्यादा कमजोर है वो हार जाएगा। बिल्कुल ऐसे। अच्छा जट साहब, मुझे सलमान अली आगा के हवाले से बताइएगा कि उनको हमने काफी हनीमून पीरियड दे दिया, उनकी कैप्टनसी में दमखम स्टार्ट पे तो नजर आता था, लेकिन वो एग्रेशन नहीं है, वो लीड करने की सलाहियत हमें अभी तक नजर नहीं आई है, स्पेशली अगर बड़े मैच की बात की जाए। इसकी क्या वजह है? सर उनकी कहानी खत्म हो चुकी है, उनका काउंटडाउन शुरू हो चुका हुआ है, फैसला हो चुका हुआ है। मैंने एक आध दिन पहले एक ट्वीट किया था बाबर आजम की तस्वीर लगा के, ही इज कमिंग बैक। तो प्लान हो चुका है, वर्ल्ड कप का इन्होंने प्लान बना लिया है। मोहम्मद रिजवान भी वापस आ रहे हैं, बाबर आजम भी वापस आ रहे हैं, और एक मरतबा फिर पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही शुरू होने जा रही है क्योंकि फिर मेरी इतलात के मुताबिक बाबर आजम से जो है वो वादे वईद कर लिए गए हैं। उनको कहा गया कि जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। तो बाबर आजम ने पहले 3-4 साल पाकिस्तान क्रिकेट को जिस तबाही से 2-4 किया, उसका खुमियाजा आज भी पाकिस्तान भुगत रहा है। आज अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, तो उसका कसूरवार सोल अगर उसको मैं समझूं तो मेरे नजदीक वो बाबर आजम है। तो अब फिर इन्होंने कमिटमेंट कर लिया है, मेरे इतलात यही कह रही है। और आपको एशिया कप के बाद नजर आएगा कि T20 वर्ल्ड कप के लिए बाबर आजम एक बार दोबारा आ जाएंगे। वो बाबर आजम जिनके अंडर पाकिस्तान 6
आईसीसी इवेंट हार चुका है, 6 आईसीसी इवेंट। उन बाबर आजम को दोबारा लाया जा रहा है। बात यह है कि ये मर्ज खत्म नहीं कर रहे, ठीक है ना, सिर्फ पट्टियां करी जा रहे हैं, पट्टियां करी जा रहे हैं, हर बार एक नई बैंडेज कर देते हैं और कह देते हैं अब जख्म जो है वो सही हो गया है। वो बाद में पता चलता है कि जख्म को जो है दोबारा खून रिसना शुरू होता है, फिर पता चलता है कि हम वैसे के वैसे जख्मी हैं। वैसे यहाँ पे आप बाबर की बात कर रहे हैं जट साहब, बाबर को फिर क्या सोच के वापस लाया जा रहा है? $1 मिलियन क्वेश्चन है सर गजल का। कुछ तो सोचा होगा उन्होंने। गजल, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपकी तारीफ कर रहा था, अब मुझे लगता है मुझे अपने अल्फाज वापस लेने पड़ेंगे। आप अच्छी बड़ी समझबूझ की मालिक हैं। आप ये कैसे बात कर सकती हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ फैसला समझबूझ के किया जा रहा है? मेरी माइंड में एक सवाल आया। समझ तो उनके पास है ही नहीं, अकल तो उनके पास है ही नहीं, तो वो क्या करेंगे? ना अकल है, ना फहम है, ना समझ है, ना बूझ है, तो वो क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ बोझ है जो पाकिस्तान टीम को दबाई जा रहा है और उसको कब्र तक पहुंचा देगा। लेकिन जट साहब मुझे सच्ची बात, दिल पे हाथ रख के बात करें, अभी आपको भी क्रिकेट कवर करते हुए 10-15 साल हो गए, आपकी बैटिंग के साथ तो मसला ही नहीं है। बैटिंग आपकी हमेशा से रोजे अजल से ऐसी रही है कि वो 50-60 रन कम करती है। आपका असल मसला बॉलिंग है, उस तरफ जाते नहीं आप। रेलू कट्टे, साइम अयूब जैसे उनको बॉलिंग दे देते हैं, किसी मैच में वो ठीक कर देते हैं, किसी मैच में वो फिर यही काम करते हैं जो इंडिया के खिलाफ हुआ है। चले जी, दिल पे भी मैंने हाथ रख लिया और मैं दिल पे हाथ रख के बताता हूं कि पाकिस्तान टीम का आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। ना फील्डर अच्छे हैं, ना बैटर अच्छे हैं, ना बॉलर अच्छे हैं, ना सिलेक्टर अच्छे हैं, ना कोचेज अच्छे हैं, ना टीम मैनेजमेंट अच्छी है, ना क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स अच्छे हैं, ना क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जो है वो सही फैसले कर रहे हैं। कुछ भी अच्छा नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट में, सब बुरा है और ये मैं दिल पे हाथ रख के सच बोल रहा हूँ। ठीक हो गया सर। और वैसे आप सच ही बोलते हैं। ये बेहतरी कब आएगी फिर? जब गजल जाके उनको स्पीच देंगे। मैं जाके अगर स्पीच देने लग गई ना तो वो वैसे ही हार जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। जट साहब अब थोड़ा सा प्रेडिक्शन भी करवा लेते हैं जट साहब से। अब ये बताइएगा कि स्पिन अटैक है और वो श्रीलंका का स्पिन अटैक है, मुझे ये लगता है कि वाइड स्पिन अटैक होगा, या वो स्पिनर्स को इतना अच्छा खेलते हैं कि वो इंडिया को भी कहीं ना कहीं टफ टाइम दे सकते हैं। इंडिया को ओमान ने हमसे ज्यादा टफ टाइम दिया था। सो क्या कुछ आप देख रहे हैं आज के मैच में एज ए न्यूट्रल एनालिस्ट? देखिए तो मैच तो बड़ा कांटेदार होने वाला है। यही तो प्रॉब्लम है कि कमजोर टीम के साथ भी आपका मैच कांटे का होगा, तो यही तो सबसे बड़ा अलमिया है। देखें, हसरंगा जो है ना वो पाकिस्तान के लिए मुश्किल साबित हो सकता है। मुझे उनके बैटर से इतना खौफ नहीं है, मुझे उनके हसरंगा से बहुत ज्यादा खौफ है कि ये पाकिस्तानियों को तिगनी का नाच नचा सकता है। उसको खेलना, शेख अख्तर ने एक बार बड़ा अच्छा जुमला कहा था। उन्होंने कहा था कि गालिबन मैंने उनका इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि जी ये बॉल को नहीं खेलते, बॉलर को खेलते हैं। ये नहीं देखेंगे हसरंगा बॉल क्या करा रहा है, ये जाके उसको खेलेंगे कि हसरंगा आ रहा है। तो ये बड़ा अलमिया है। एग्जैक्टली, ये बॉल को उसके मेरिट पे नहीं खेलते, ये नाम पे खेलते हैं, मतलब उसको देख के घबरा जाएंगे। साहिबजादा फरहान जो आउट हुए थे, आप वो देखें कि उन्होंने अपनी जगह से हिलना जहमत ही नहीं की, गवारा ही नहीं किया। फिर मोहम्मद नवाज ने जिस तरीके से रन आउट हुए थे, ठीक है ना, वो आप देख लें कि जाके उनको एहसास ही नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। फिर जिस तरीके से सलमान अली आगा जो हैं, उसके बाद हुसैन तलत हैं, सही है, फिर मोहम्मद नवाज हैं, जिस तरीके से उन्होंने गेंदें ज़ाया की, इस डेड ट्रैक पे गेंदें ज़ाया की, और उसके बाद पता चल सकता है कि इनके पास समझबूझ नाम की कुछ बिल्कुल। वो जट साहब आपने भी बात की ना पिछले सवाल के जवाब में कि आज दोनों कमजोर टीमों का ही मैच है और आज जो हारेगा आप देखना ये है कि कौन ज्यादा कमजोर है, जो हार दिल पे हाथ रख के कह रहे हैं कि हम थोड़ा ज्यादा कमजोर हैं मेरी तरह। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच शुएब जट साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट, और हम काफी इन डिटेल डिस्कशन गुज़श्ता मैचेस के हवाले से भी और आज होने वाले मैच के हवाले से भी और कुछ प्रेडिक्शंस भी कर रहे थे। अब देखते हैं कि रात को क्या होता है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीनो। ज़्यादा पाकिस्तान के लिए एक और अच्छी खबर है। पाकिस्तान के लिए खबर यह है कि आलमी एजाज पाकिस्तान ने हासिल किया। कराची के इलाके मलीर से ताल्लुक रखने वाले नौजवान बॉडी बिल्डर शहरोज खान ने थाईलैंड के शहर पताया में मुनक्किदा मिस्टर यूनिवर्स बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के 70+ किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन कर दिया है। शहरोज ने दुनिया भर से आए हुए बासलाहित हरीफों को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त देकर पहली पोजीशन हासिल की और पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम आलमी सतह पर बुलंद किया। एग्जैक्टली और इसी खुशी की खबर पर हम बात करने जा रहे हैं शहरोज खान से। मिस्टर यूनिवर्स 2025 हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सो मच फॉर योर टाइम शहरोज। सबसे पहले तो आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इस तरह से गोल्ड मेडल जीता।
हमें ये बताएं कि क्या आपकी बिगेस्ट इंस्पिरेशन होती है? जाहिर है सबकी कोई ना कोई, आपकी क्या थी और कब से आप ये कर रहे हैं और इस कितने ख्वाब मेडल्स का जीत आप चुके कब हैं? से जो है ताक़ुब कर रहे थे? एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगा कि अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत से नवाजा और मैं आज इस मकाम पर हूँ अपनी वालदा की दुआ से। और सबसे ज्यादा प्राउड मोमेंट मेरे लिए ये था कि जब मैं वहां पर जीता और मेरे कंधों पर मेरा परचम था और वहां पे हमारा नेशनल एंथम बजा, तो वो जो मोमेंट था वो मेरे लिए प्राउड मोमेंट था। उसकी फीलिंग्स मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि जब हम आउट ऑफ द कंट्री होते हैं और वहां पर जब हमारा नेशनल एंथम बजता है और उतने सारे ममालिक वहां पर होते हैं और हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और जीतने के बाद जब हम परचम लहराते हैं वहां पे, तो वो जो मोमेंट होता है वो आप उसकी फीलिंग्स में आपसे शेयर नहीं कर सकता। वो मेरे लिए प्राउड मोमेंट है, लाइफ का सबसे अच्छा। बिल्कुल ऐसे शहरोज, और आपकी इस प्राउड मोमेंट को हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम भी एक खासी एनर्जी के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि आपका जो मेडल है वो देख के हमें दिल पे लग रहा है कि पाकिस्तान का नाम आपके साथ लगा हुआ था। अच्छा, इस पताया के मुकाबले के हवाले से बताइएगा कि कितने शुरका शामिल थे, कितने बॉडी बिल्डर्स थे जो कि पूरी दुनिया से आए थे, और किस तरह का मुकाबला था ये? आप समझ लें कि तकरीबन 28 से 30 कंट्रीज थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस कंपटीशन में, और तकरीबन 140 के करीब तकरीबन बॉडी बिल्डर्स थे जिन्होंने इसमें इंक्लूड अलग अलग कैटेगरी में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो मेरा जो था वो 70 प्लस कैटेगरी का था। मैंने मेंस ओपन बिल्डिंग में आप समझ लें कि क्लास में गोल्ड मेडल हासिल किया, और ओवरऑल मैंने आप समझ लें इस कॉम्पिटिशन में गोल्ड मेडल हासिल किया। सही। अच्छा शहरोज, थोड़ा सा अपनी ट्रेनिंग के हवाले से भी बताइएगा, डाइट प्लान भी बताइएगा। ज़ाहिर है एक बॉडी बिल्डर के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, थोड़ा सा ये चीज़ें भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर है जो आपके स्टेज तक आना चाहते हैं वो किस तरह से आपके स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। देखिए, डाइट जो है बड़ी रोल प्ले करती है बॉडी बिल्डिंग फील्ड में, क्योंकि अगर आप डाइट नहीं करेंगे तो आप बॉडी को सेट नहीं कर सकते। स्पेशली अगर आप कंपटीशन खेलते हैं, कोई इतना बड़ा इंटरनेशनल कंपटीशन खेल रहे हैं, मिस्टर पाकिस्तान की तैयारी कर रहे हैं, तो डाइट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। डाइट में ये है कि आपने लिमिटेड कार्ब कर देते हैं, प्रोटीन का इंटेक आप बढ़ा देते हैं, और उसके अलावा शुगर का इंटेक और बाकी जो चीजें होती हैं जैसे कि आप रोटी हो गया और एक्स्ट्रा जो रूटीन में हम चीजें खा रहे होते हैं उनको आप बिल्कुल स्किप कर देते हैं। ब्लैक कॉफी को आप रेगुलर बेसिस पर तकरीबन दिन में 3 से 4 बार उसको आप इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि वो आपके मसल से वाटर को हटा देती है, मसल को ड्राई करती है। उसके अलावा आप एक्सरसाइज का टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं। दिन में वैसे तो अमूमन एक बार एक्सरसाइज की जाती है, लेकिन हम उस दौरान जब कॉम्पिटिशन जारी होते हैं तो दिन में 3 4 बार हम एक्सरसाइज करते हैं, एक मसल को 2 बार ट्रेन करते हैं। उसके अलावा हमारा कार्डियो सेशन होता है जिसमें हम वॉक करते हैं, साथ में हम एब्डोमिनल वेट की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो मतलब वो आप समझ लें कि बड़ी टफ रूटीन होती है। अच्छा शहरोज, हम एक डिफरेंट यूनिवर्स में रहते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी करना चाहें तो आपको एक मुश्किल रास्ते से गुजरना पड़ता है। राइट नाउ अगर हम पाकिस्तान की बात करें, सो बॉडी बिल्डिंग की अगर बात करें तो पाकिस्तान में रह के एक बॉडी बिल्डर को किन किन मराइल से गुजरना पड़ता है, क्या कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है एक बॉडी बिल्डर को? देखिए, सबसे मेन चीज जो मुश्किलात का सामना होता है हमें, वो होता है बजट का ना, क्योंकि हमें यहाँ पे स्पॉन्सर्स नहीं मिलते। हम अपनी मदद आपके तहत ये सारी चीजें कर रहे होते हैं। अगर हम तैयारी भी करें तो आपको उस तैयारी के ऊपर कम से कम आपके 7 लाख रुपए लग जाते हैं, क्योंकि आप डेली की अगर डाइट को करें तो 2500 रुपए की आपकी डेली की डाइट है और 6-7 महीने की तैयारी होती है। तो उस हिसाब से 7 लाख रुपए आपके बजट इसको पर लग जाता है। फिर उसके बाद जब जहाँ पर भी आप कॉम्पिटिशन खेलने के लिए होते हैं वहां के लिए लाजमी सी बात है आपको वीजा चाहिए, उसका एक्सपेंस, फिर वहाँ की अकोमोडेशन, फिर उसके बाद वहाँ होटल की रिहाइश, खाना, जितने दिन आप स्टे कर रहे हैं वहाँ के लिए आपको बजट चाहिए होता है। फिर जो कंपटीशन आप खेल रहे हैं उसकी फीस आपने वहाँ पे सबमिट करवानी होती है। तो ये सारी चीजें होती हैं जो कि फेस करने को होती हैं, और हम अपनी मदद आपके द्वारा ये सारी चीजें कर रहे होते हैं। तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट हमें स्पॉन्सर्स दें, और भले से आप ये समझ लें कि जो बॉडी बिल्डर्स आप समझते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुके हैं या जो पाकिस्तान में मिस्टर पाकिस्तान या फिर और अदर टाइटल्स जीत चुके हैं, एटलीस्ट उनको आप स्पॉन्सर करें ताकि हम दूसरे मुल्क में जाएं और दूसरे मुल्क में जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। एटलीस्ट हम दूसरे मुल्क में जाकर बता सकें कि यार हम किसी से कम नहीं है। बिल्कुल शहरोज, बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक्चुअली मसला ये है कि हमारे पास आप जैसे बहुत से इस तरह के खिलाड़ी आते हैं, एथलीट्स आते हैं, लेकिन उनका सबसे जो मेन कंसर्न होता है वो लेकर स्पॉन्सरशिप के हवाले से ही होता है, और आपने भी उसी का जिक्र किया। आप समझते हैं कि अगर हुकूमती सरपरस्ती हो मजीद तो पाकिस्तान में मजीद आलमी चैंपियंस भी पैदा हो सकते हैं?
बिल्कुल, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं। आप समझ लें लाहौर में माशाल्लाह बहुत अच्छे लड़के हैं, कराची में अच्छे लड़के हैं, और आप समझ लें पेशावर के लड़के भी बड़े अच्छे हैं। तो वो सिर्फ इस वजह से पीछे रह जाते हैं, उनके पास बजट नहीं होता। लास्ट में सी बात है, बड़ा मेहनत खेल है इसमें। आपने डाइट के लिए, सारी चीजों के लिए, आपने जो भी चीज करनी है, सप्लीमेंट्स आप यूज कर रहे हैं तो पैसा चाहिए आपको, आप डाइट कर रहे हैं तो पैसा चाहिए, कहीं आउट ऑफ कंट्री आप खेलने जा रहे हैं तो पैसा चाहिए। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर सर्वाइव करना। लड़के हैं और टैलेंटेड लड़के हैं, बड़े अच्छे अच्छे लड़के हैं, लेकिन वो फिर एंड में आपके पास यहाँ फंस जाते हैं तो उनके पास बजट नहीं होता, इसकी वजह से वो आगे नहीं पहुंच पा रहे होते। तो अगर हुकूमती सतह पर अगर थोड़ा सपोर्ट हो जाए या स्पॉन्सर्स मिल जाए, प्राइवेट स्पॉन्सर्स मिल जाए, तो मैं समझता हूँ कि हम दूसरी ममालिक में जाकर मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। ठीक हो गया शहरोज़, आप इसी तरह से मुल्क का नाम रोशन करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन व हज़रात, शहरोज़ हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने हाल ही में हमें मिस्टर यूनिवर्स 2025 का एजाज़ अपने नाम किया। आपको एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। सी यू ऑन द अदर साइड। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बहुत ही ज़बरदस्त सेगमेंट और यकीनी तौर पर बहुत ही कुछ सीखने को भी मिलेगा आपको, क्योंकि आज हमारा मौजू है एक ऐसी ज़बान जो आवाज़ के बगैर भी दिलों को जोड़ती है। मैं बात कर रही हूँ इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे की। ये आज जो मनाया जा रहा है, और ये दिन हमें याद दिलाता है कि कम्युनिकेशन सिर्फ अल्फाज की मोहताज नहीं होती, बल्कि हाथों के इशारे, जज्बात और कहानियों को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। और आज हम जानेंगे कि ये ज़बान किस तरह से हमारी सोसाइटी में शमूलियत में हम आहंगी और बाहमी एहतराम को फ़रोग देती है। इसी पर हम बात करने बिल्कुल ऐसी आज हमारे साथ बहुत सारी शख्सियात मौजूद हैं। दान जी मौजूद हैं। अजीमा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ साथ ज़ारा दान जी मौजूद हैं। आपका भी ज़ारा बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके साथ हैं सईदा हिब्बा अली। हिब्बा, आपका भी शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पे इंटरेस्टिंगली हम आपको एक स्टोरी से भी स्टार्ट करते हैं। अजीमा, जो कि पहले सिर्फ अपनी मदर की वजह से इन्होंने ये साइन लैंग्वेज सीखी, उसके बाद ये एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही हैं। अभी हिब्बा भी इनकी ऑर्गेनाइजेशन में ही मौजूद हैं। एक शख्स बिल्कुल कैमरे के पीछे भी बैठे हुए अजीम, वो भी इनकी ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद है। लेकिन ये स्टार्ट इन्होंने किया था अपने घर से और अपनी वालिदा की वजह से और अपने वालिद की वजह से। अजीमा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। के हवाले से बताइएगा कि व्हाई दिस लैंग्वेज इज सो मच इम्पोर्टेंट। आई मीन, अगर आप मुझसे पूछे तो ये तो मेरी मादरी ज़बान है। जिस तरह से हम सबकी कोई ना कोई मदर टंग होती है। एज अ बेबी अम्मी अब्बू से बातचीत करने के लिए दिस इज़ द फर्स्ट लैंग्वेज आई एवर यूज्ड। और ग्रोइंग अप तो मुझे लगता था कि हर किसी को इशारों की ज़बान आती है। अंटिल मैं स्कूल गई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि बाकी फैमिलीज़ मेरी फैमिली से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। बहुत तरह तरह की बातें और कॉमेंट्स भी मैंने सुने, लोग हंसते भी थे, मजाक भी उड़ाते थे। तो आई थिंक एक अंदर पैशन जागर हो गया था कि लोगों को जो नहीं पता इशारों के बारे में, उनको एजुकेट करना चाहिए। नेचुरली मैं अम्मी अब्बू के लिए हमेशा से एक इंटरप्रेटर थी। डॉक्टर अपॉइंटमेंट हो गया, दर्जी से बात करनी है, हर चीज़ मैं उनके लिए बहुत छोटी उम्र से इंटरप्रेट करती थी। एंड व्हेन आई टर्न 19 एंड आई स्टार्टेड माय यूनिवर्सिटी, मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है और इसके लिए काम करना चाहिए। Exactly, ये बहुत आपने अच्छी बात की। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से हमने इंट्रो में बात की, हसनैन ने कहा कि आपने अपने पेरेंट्स से इस चीज़ का आगाज़ किया, तो आपको इसकी समझ आई, बेसिकली आपको इसकी अहमियत का पता चला। क्योंकि शायद जैसे हम लोग हैं या फिर हमारी तरह और भी बहुत लोग हैं, हमें इस हवाले से इतनी अवेयरनेस नहीं है या फिर हम इसको बहुत ही आम चीज़ समझते हैं। आप समझती हैं, डू यू थिंक कि इट शुड बी अ सब्जेक्ट इन स्कूल एंड कॉलेजेस, ताकि वहीं से स्टार्ट होना चाहिए? हाँ जी, इस वक्त हम बहुत सारी कंपनीज़ में जाकर लोगों को इशारे की ज़बान सिखाते हैं ताकि वो डेफ एम्प्लॉइज़ के साथ काम कर सके। मेरे वालिदैन के पास जॉब थी जिसकी वजह से वो मुझे और मेरे भाई को बड़ा कर सके, अच्छी ज़िंदगी दे सके। तो हम कंपनीज़ में जाकर ये चीज़ जब सिखा रहे होते हैं तो लोग विद 20-25 ईयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस हैरान होते हैं कि उन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी में इसके बारे में बताया नहीं गया। तो आई थिंक जिस तरह से आपने बात की, इब्तिदा स्कूलिंग से होती है और हमारे स्कूल सिस्टम में साइन लैंग्वेज को एज वन ऑफ द लैंग्वेजेस, यू नो, जिस तरह जर्मन सीखी जाती है, चाइनीज़ सीखी जाती है, साइन लैंग्वेज इज़ ऑल्सो वेरी फन लैंग्वेज टू लर्न एंड वी शुड डेफिनेटली डू दैट। अच्छा ज़ारा, मुझे आप ये बताइएगा कि अब आपने क्योंकि इनको पाला है, इनको पाल के बड़ा किया है, तो स्टार्ट में आप किस तरह से इनसे कम्युनिकेट करती थी? ये इशारों की ज़ुबान तो बेसिकली आपसे इन्होंने सीखी होगी। ओके,
सो जब अजीमा छोटी थी, मैं अजीमा के साथ बातचीत करती थी तो अजीमा मुझे खुद ही ऑटोमेटिकली साइन करती थी। वो पानी का इस तरह से कहती थी मुझे पानी चाहिए या बैल बज रही है, वो मुझे ऑटोमेटिकली खुद ही बताती थी। तो अजीमा को साइन लैंग्वेज खुद ही आई क्योंकि हम लोग घर में साइन लैंग्वेज से बात करते थे, तो सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली उनको आती थी। और साथ में मुझे ये भी बताइएगा कि आप अब जब अजीमा आपके साथ बात करती है तो कोई ऐसी होती है कि कम्युनिकेशन में कोई गैप आ जाए, या फिर आपसे सीखी हुई अजीमा आपको एग्जैक्टली वही कम्युनिकेट करती हैं जो आप चाहती हैं कि आपको कम्युनिकेट किया जाए? कोई मिसकम्युनिकेशन तो नहीं होता बीच में? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम जिस तरह से हम लोग आसानी से सारी बातचीत कर लेते हैं, बिल्कुल इजीली, बिल्कुल भी मिसकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन गैप नहीं होती, हम सारी बातचीत तफसीली कर लेते हैं। मुझे डेफिनेटली लगता है कि मेरी अच्छी प्रैक्टिस इस वजह से हुई है क्योंकि हर रोज़ बाद रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक टीवी पे जितने ड्रामे आते थे वो सारे ड्रामे मैं अम्मी के लिए इंटरप्रेट करती थी। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल, आई वुड इंटरप्रेट ऑल ड्रामा। अजीमा मेरे साथ साथ इंटरप्रेट कर रही होती थी। 2 घंटे मैं अजीमा के लेती थी, ये बेचारी थक जाती थी लेकिन मैं करवाती थी। लेकिन हाँ आप जी, very तो sorry इससे about मेरी that. प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो गई है। माशाल्लाह। लेकिन आपने अलग से भी ट्रेनिंग ली है? हमने जब कनेक्ट हियर शुरू किया तो रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान के अंदर इशारों की ज़बान का तर्जुमान होने का कॉन्सेप्ट इतना नहीं था, लोग इसको परस्यू नहीं करते थे। मेरे ख़ानदान में मेरी खालाएं, फुप्पो, दे ऑल आर डेफ और हम सब बच्चे हियरिंग हैं एंड आई एम वन ऑफ द यंगेस्ट, और किसी ने भी इसको एज ए प्रोफेशन नहीं लिया। तो जब हमने कनेक्ट हियर बनाया 2017 के अंदर 8 साल पहले, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसके बारे में मज़ीद समझने की ज़रूरत है। ज़बान तो हमें आती है लेकिन तर्जुमान बनने का क्या मतलब है। तो मैंने फिर एक वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की कॉन्फ्रेंस अटेंड की, उन लोगों से सीखा, बहुत सारी उनकी नॉलेज पाकिस्तान में लाई एंड देन कनेक्ट हियर वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने प्रॉपर तरीके से सर्टिफिकेशन शुरू की इंटरप्रेटर की, ताकि हम अपने जैसे और भी लोग बना सकें। हमारे पास अभी एक टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसको हम कनेक्ट हियर ऐप कहते हैं। और उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक डेफ पर्सन किसी हॉस्पिटल जाते हैं, यहाँ पे पुलिस स्टेशन, कोर्ट चले जाते हैं, हर जगह फिजिकल तर्जुमान का मौजूद होना मुश्किल है। कनेक्ट हियर ऐप में आप ऑनलाइन हिबा जैसे इंटरप्रेटर से कनेक्ट कर सकते हैं जो कि आपकी तमाम बात को आपके लिए इंटरप्रेट कर देगा। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में ये हो रहा है। 24/7 वो आप चला पूरा दिन हमारी पूरे हफ्ते पूरे दिन हमारी सर्विस होती है। सिर्फ रात 12 से 7 हमारे पास एक गैप है, अगर कोई फुलफिल करना चाहे दे शुड पार्टनर विद अस। हम कोशिश करें कि इन पार्टनरशिप्स लोगों के साथ मिलकर, अभी ये काम कॉर्पोरेट सतह पे हो रहा है, इंशाल्लाह हमारी कोशिश है हुकूमती सतह पे भी ये जब काम हो जैसे दूसरे ममालिक में हो रहा है तो हर डेफ पर्सन के पास अपना पर्सनल इंटरप्रेटर उनके मोबाइल फोन पे मौजूद हो, वो किसी की मोहताज ना हो। अजीमा, लास्टली मुझे ये बताइएगा कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस साइन लैंग्वेज इज। मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि राइट नाउ यू आर सिटिंग विद योर मॉम। अब लेट्स सपोज अगर आपकी मॉम कहीं मार्केट में जाती हैं और मार्केट में उनको मेरे जैसा बंदा मिलता है जिसको साइन लैंग्वेज नहीं आती, तो कहीं ना कहीं वो भी हर्ट होती हैं, आप भी हर्ट होती होंगी। सो ये आप लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है साइन लैंग्वेज सीखना? मुझे याद है कि बचपन में एक दफ़ा मामा को डॉक्टर के पास जाना था और मेरे भाई के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो हमारे घर में बाकायदा कॉन्वर्जेशन हुई थी कि कौन अपना एग्ज़ाम मिस करा के डिले करा कर अम्मी के साथ अपॉइंटमेंट में जाएगा या फिर हम अपॉइंटमेंट डिले करा दें। एंड आई थिंक ये आम डिस्कशंस छोटे बच्चे नहीं करते अपने पेरेंट्स के साथ, तो ये चीज़ ऑफ कोर्स मैंने बहुत ज़्यादा फील की है और इसीलिए मैं समझती हूँ कि साइन लैंग्वेज का हर जगह पर सिखाना, स्पेशली हमारे जो डॉक्टर्स हैं, आपके पास इमरजेंसी रूम में कोई डेफ पेशेंट आ गया, आप कैसे उनसे बात करेंगे? हमारे टीवी चैनल्स मैं आपकी बात को ये यहाँ पे एंड ये करूँगा कि एटलीस्ट हमें सतही लेवल की साइन लैंग्वेज जरूर आनी चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज़ारा, आपका शुक्रिया हिबा, आपका शुक्रिया, आप आई और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपको इसी तरह से अल्लाह ताला तरक्कियों से नवाजे। ख़वातीन वज़ात, आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल अशरफ को हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।